जी, कुछ स्टूडेंट्स वेटिंग पे हैं, ज्वाइन कर लें तो फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, कंटिन्यू करते हैं। ये वाली स्लाइड जरा माइंड में रखिएगा। रिपल इफेक्ट विदाउट रिव्यूज। रिव्यू की एक्टिविटी कंडक्ट किए बगैर हमारे पास यूनिट टेस्टिंग के अलावा कोई और मेथड नहीं है इन एरर्स को कम करने का। जब हम यूनिट टेस्टिंग पे पहुंचे तभी कुछ एरर्स हमारे पास कम होना शुरू हुए, जब टेस्टिंग पे आए। ठीक है, लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम रिव्यू, वो जो एक मिथ थी डेवलपर की कि जब तक मैं कोड नहीं लिख लेता जब तक हमारे पास टेस्टिंग नहीं हो सकती, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस मिथ को खत्म कर सकते हैं, इस एजम्पशन को खत्म कर सकते हैं कि बाय एडिंग रिव्यूज इन योर फ्रेमवर्क एक्टिविटीज you can reduce the effect of ripple effect and can reduce the error rate as well. कैसे, ये हम देख लेते हैं। like this, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, अगेन वो वाली जो फिगर है वो तो सेम है, जो यहाँ लेफ्ट साइड वाला हमारा पोर्शन है, ठीक है, वो बिल्कुल सेम है। हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज पे हैं, प्रीवियस फेज के कोई डिफेक्ट्स नहीं है। जब कोई डिफेक्ट्स नहीं है तो रिपल इफेक्ट भी नहीं लग रहा। हाँ, रिक्वायरमेंट के अपने कुछ 6 एरर्स हैं। ठीक है, उन 6 एरर पे अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम रिव्यू की एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हैं। वी आर कंडक्टिंग रिव्यू एक्टिविटी एट द एंड ऑफ एवरी फेज। जैसे एक फेज कंप्लीट हो रहा है, नेक्स्ट फेज पे जाने से पहले हम एक रिव्यू की एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हैं। सो हमने जैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग कंप्लीट हो गया, एसआरएस पे जाने से पहले हमने क्या किया, एसआरएस पे जाने से पहले ही हमने एक रिव्यू की एक्टिविटी कंडक्ट कर दी। अब ये रिव्यू इंस्पेक्शन भी हो सकता है, वॉक थ्रू भी हो सकता है, टेक्निकल रिव्यू भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अब वो जो भी रिव्यू की एक्टिविटी हमने कंडक्ट की, तो उस रिव्यू में हमने कुछ एरर्स कैच कर लिए। तो न्यू 6 एरर थे, 6 में से 50% एरर्स हमने कैच करके उनको सॉल्व कर लिया। तो वो जो 6 एरर्स थे उनमें से 50% हमने सॉल्व कर लिए, तो कितने बचे, 3। ये 3 जो है वो नेक्स्ट फेज में ट्रांसमिट हो गए। जब ये एसआरएस वाले फेज में गए तो उन 3 में से एक तो ऐसे रहा जो सेम रहा, जिसकी सेवेरिटी, 2 ऐसे थे जिसपे 1 का रिपल इफेक्ट लग रहा था। और इस फेज के अपने कितने एरर, जो न्यू एरर जनरेट हुए, 9। अगेन वो फिगर सेम है, बस सिर्फ हर जगह हमने एक रिव्यू की एक्टिविटी लगा दी जो हर चीज को 50% एरर्स को हमारे कम कर रही है। 9 इस फेज के अपने एरर थे, 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12। तो एसआरएस में टोटल एरर्स हमारे पास कितने आ गए, एसआरएस 9 न्यू इसके अपने थे और 3 वो थे जो ये प्रीवियस फेज से ले रहा था। तो टोटल इस फेज के कितने एरर हो गए, 12। 12 एरर आए। हमने जैसे ये फेज कंप्लीट हुआ हमने रिव्यू की एक्टिविटी कंडक्ट कर दी। रिव्यू की एक्टिविटी ने अगेन 12 में से 50% एरर्स को रिड्यूस कर दिया। तो 12 में से 50% सॉर्ट आउट हो गए, सॉल्व हो गए, तो फिर नेक्स्ट कितने बचे, 6। ये 6 एज इट इज हमारे नेक्स्ट फेज पे, जो कि डिजाइन का फेज है, उसमें ट्रांसमिट हो गए। 6 में से 4 ऐसे रहे जो सेम रहे, 2 ऐसे थे जिसपे रिपल इफेक्ट, वो भी एट द रेट ऑफ 3.5। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3.5 हमारे पास समथिंग क्या बन रहा था, 8 बन रहा था समथिंग, हाँ 8 ही बन रहा होगा। तो 2 मल्ट 8, और ये हमारे पास कितने हो गए, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 20 32, समथिंग अराउंड 32। 30 में से 50% रिव्यू की एक्टिविटी की वजह से और कम हो गए, तो हमारे पास उन 30 में से कितने एरर्स बचे, 15। 15 एरर कोडिंग में गए। कोडिंग के फेज में से 15 में से 12 एरर ऐसे रहे जो सेम रहे। 3 एरर ऐसे थे जिस पर रिपल इफेक्ट लग रहा था, वो भी एट द रेट ऑफ 5। यानी कि उन 15 में से ये जो 3 है, अगर हम इसको एस डी डी जिस फेज में ये डिफाइन हुए थे, अगर वहीं सॉर्ट आउट कर लेते तो इसको ठीक करने की कॉस्ट या टाइम हम कह रहे हैं कि 3 रहती। लेकिन क्योंकि हमने इसको इस फेज में करेक्ट नहीं किया, ये नेक्स्ट फेज पे चला गया। अब नेक्स्ट फेज पे इसको ठीक करने की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स।
यानी कि यहाँ पे ठीक करते तो 3, अगर नेक्स्ट पेज पे आया तो इसको ठीक करने के कॉस्ट टाइम वी आर अज्यूमिंग के 15 हो गई, मतलब 5 टाइम्स बढ़ गई। सो दैट इज रिपल इफेक्ट। 15 ये हो गए, 30 इस फेज के अपने एरर थे, सो 30 प्लस 15 45, 45 प्लस 12 57, 57 58 थे, हमने इस पे रिव्यू की एक्टिविटी कंडक्ट करी, 50% और कम हो गए, तो ये हमारे पास कितने हो गए 28, 56 का हाफ 28। फिर अब इसके बाद हम यूनिट टेस्टिंग पे आए, यूनिट टेस्टिंग इटसेल्फ 50% एरर कवर करिए, तो ये 28 से 50% और कम हो गए 14। सिस्टम टेस्टिंग में 50% और कम हो गए 7, और यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में 50% और कम हो गए, तो ये हो गया हमारे पास 3.5। सो अगर हम इसको कंपेयर करें इससे, तो यहाँ पे हमारे पास हर फेज के एंड में नंबर ऑफ एरर्स ज्यादा थे, और एट दी एंड 18 एरर्स थे, यहाँ पे कितने 3.5, जो कि बहुत कम हो गए। मतलब वो वहाँ यहाँ पे 6 टाइम ग्रेटर देन है, 3 6 है 18, तो ये 6 टाइम ग्रेटर एरर है, और यहाँ पे कितने रिड्यूस हो गए, और ये रिडक्शन किस वजह से हो रही है, हर फेज के एंड में हमने रिव्यू की एक्टिविटी कंडक्ट कर दी, जो कि नेक्स्ट फेज पे जाने से पहले कुछ हद तक हमारे उन एरर्स को कम कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है। सो जो हमने बहुत पहले मिथ पढ़ी थी, जिसमें डेवलपर ये सोच रहा होता है कि जब तक मैं कोड नहीं लिख सकता मेरे पास एरर आइडेंटिफाई नहीं हो सकते, इज नॉट ट्रू। We can identify and solve our errors with the help of reviews। हर फेज के एंड में हम रिव्यू कर सकते हैं, जो कि हमारे नंबर ऑफ एरर्स को रिड्यूस करता जाएगा। तो होगा क्या, एट द एंड जो टोटल नंबर ऑफ एरर्स होंगे वो कम होंगे एज कंपेयर टू विदाउट रिव्यू, जहाँ पे 18 बन रहे हैं, और विद रिव्यू की एक्टिविटी से हमारे पास 3.5 बन रहा है, और यहाँ पे हमारे पास रीवर्क भी कम होगा। जाहिर सी बात है, जब नंबर ऑफ एरर कम है और काफी सारे एरर्स तो उसी फेज में कंप्लीट हो गए रिव्यू की एक्टिविटी की वजह से। जी क्लास क्लियर हो गया? कोई सवाल है तो पूछ ले, नहीं तो मैं लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। ओके। ओके क्लास, कोई क्वेश्चन नहीं है? मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जब मैं स्टार्ट करूँ तो फिर मैं फिर इससे रिलेटेड किसी क्यूरी का रिस्पॉन्ड नहीं करूंगी। कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। Okay, now we are going to start the last topic, which is CMMI, Capability Maturity Model. एग्जाम में इसका क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड या लॉजिकल टर्म में ही आएगा, क्योंकि इसमें हमने जो है कुछ कैलकुलेशन वगैरह देखी है, तो हो सकता है मैं आपको कुछ फिगर्स दे दूं कि ये फेजेस हैं हमारे पास, इस फेजेस में इतने एरर्स हैं, तो अब आप ये बताएं कि रिव्यू की एक्टिविटी कंडक्ट करके और विदाउट रिव्यू एंड विद रिव्यू क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो हो सकता है मैं फेसेस बता दूं और मैं आपको कहूँ कि इसके यही एरर्स हैं, तो ये कैलकुलेट करके आप बता दें। अगेन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जब किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना, तो सवाल चाहे थ्योरेटिकल आए, चाहे कॉन्सेप्चुअल आए, चाहे जो है वो हमारे पास कोई न्यूमेरिकल की फॉर्म में आए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सिर्फ रट्टा लगाया, तो फिर वो थ्योरी में आएगा, तभी आप उसको आंसर कर सकते हैं।
तो किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश किया करें, रटने की कोशिश नहीं किया करें। अगर समझ में प्रॉपर आ गया तो चाहे सवाल जिस भी तरीके का आए आप उसको, अच्छा, सवाल को समझना भी इज एन आर्ट। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? अब मैंने लेट सपोज को एक क्वेश्चन दिया कि कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल का जो है वो प्रोसेस एरिया 3 प्रोसेस एरिया 4 से कैसे डिफरेंट है। अब आपने सिर्फ CMMI पढ़ लिया, CMMM की डेफिनेशन छाप दी, ये बता दिया उसकी की प्रैक्टिसेस, उसका प्रोसेस 1 प्रोसेस 2। जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो एक्चुअल क्वेश्चन को आंसर किया करें। ठीक है, टीचर का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम स्टूडेंट की जो है वो नॉलेज को चेक करें। अब वो नॉलेज को मैं अब आपसे ये तो नहीं कहूंगी कि CMM की डेफिनेशन लिख दें मुझे। तो जो क्वेश्चन रिक्वायर्ड हो, जैसे हमारे पास मिड पे भी था जो मैंने कहा था कि आपने स्क्रम के थ्रू जो है वो केस स्टडी है, प्रोडक्ट बैकलॉग बनाना है। तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, स्क्रम में ये होता है, स्क्रम में वो होता है, स्क्रम के 3 रोल्स ये हैं, स्क्रम मास्टर ये, मैं जो चीज पूछना चाह रही हूँ आप मुझे वो बताएं जो क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली लिखी हुई है कि आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, यू आर यूजिंग स्क्रम स्क्रम स्ट्रेटेजी। अब आप मुझे बताएं कि उस पर काम कैसे होगा। तो जो क्वेश्चन हो उसकी रिक्वायरमेंट को समझ के आंसर किया करें कि ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर। ये नहीं कि आपने CMM देखा तो CMM की डेफिनेशन जो जो पढ़ा है क्लास में, जो याद आ रहा है सब लिख दो। ठीक है, तो CMM बेसिकली क्या है, हमारे पास एक ऐसा मॉडल है जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोसेस मॉडल्स की चेकिंग की बेसिस पे इवेलुएट अपने आप को एक रैंक देने के लिए इस मॉडल को हम यूज कर रहे होते हैं। बेसिकली जैसे हम कह रहे होते हैं कि किसी भी चीज को हमें रैंक करना हो, तो रैंक करने के लिए कोई क्राइटेरिया होता है। जैसे कहते हैं ना कि यूनिवर्सिटी को HEC ने इस कैटेगरी में जो है वो अवार्ड कर दिया, ये कैटेगरी है उसकी, ये कैटेगरी, तो वो किस बेसिस पे कर रही होती है। ठीक है, डिफरेंट विजिट्स होते हैं यूनिवर्सिटीज से जाके, वो उनका क्यूरिकुलम देखती हैं, उनके सारी जो है वो फाइल्स देखती हैं, कोर्स आउटलाइन देखती हैं कि क्या कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, स्टूडेंट से बातचीत करते हैं, फैकल्टी से बातचीत करते हैं, ये चेक करते हैं कि फैकल्टी जो है उनकी रिसोर्सेज क्या है, उनके स्किल सेट्स क्या हैं, उनका एक्सपीरियंस कितना है। तो इवेल्युएशन का कुछ क्राइटेरिया होता है जिसकी बेसिस पे रैंक जनरेट होता है। इसी तरह CMMM भी जो है वो क्या है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का रैंक चेक करने का एक क्राइटेरिया है कि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को चेक करना चाह रहे हैं कि वो CMM के किस लेवल पे है, लेवल 1 पे, लेवल 2 पे, लेवल 3 पे, लेवल 4 पे या लेवल 5 पे। सो हर लेवल के कुछ अपने प्रोसेस एरियाज हैं, उन प्रोसेस एरियाज की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन उन लेवल के उन प्रोसेस एरियाज की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही है तो हम कह रहे हैं कि वो उस लेवल को अचीव कर रही है। तो CMM बेसिकली क्या है, एक मॉडल है। The purpose of CMM integration is to provide guidance for improving organization processes। ठीक है, CMM हमें एक गाइडलाइन दे रही है कि ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्रीज या कोई भी ऑफिस या कोई भी कंपनी किस तरीके से अपने प्रोसेसेस को इम्प्रूव कर सकती है। एंड योर एबिलिटी टू मैनेज द डेवलपमेंट एक्विजिशन, डेवलपमेंट कैसे करनी है हमने, एक्विजिशन कैसे करनी है। एक्विजिशन मीन्स कुछ बोरो करना है, कोई किसी को कोई आइटम परचेज करना है, कोई कंपोनेंट परचेज करना है, कोई हार्डवेयर का परचेज करना है, तो उसकी नेगोशिएशन कैसे हो सकती है। एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, मतलब प्रोजेक्ट की इनिशियलाइजेशन से लेकर प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस तक जो जो टास्क कर सकते हैं और जो प्रोसेसेस यूज हो रहे हैं, इन सब फ्रेमवर्क एक्टिविटीज के लिए उन प्रोसेसेस को कोई ऑर्गेनाइजेशन कैसे इम्प्रूव कर सकती है। तो CMM बेसिकली कुछ गाइडलाइंस दे रही है और आप उन गाइडलाइंस को फॉलो करें, और फॉलो करने के बाद फिर अब आप अपनी इवैल्यूएशन करवा सकते हैं। तो CMM के एक्सपर्ट लोग आएंगे जो आपके इंस्पेक्शन करेंगे और उसकी बेसिस पे वो आपको रैंक करेंगे। Selecting a CMM model. Multiple models available in CMMK. Choosing the model that best fits your organization need. ठीक है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को मैच कर रहा है, जिस फिट हो रहा है, आप वो मॉडल चूज करेंगे। वी हैव टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ CMM, कंटिन्यूस एंड स्टेज्ड। ठीक है, CMM की दो रिप्रेजेंटेशन हैं, दो वे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंटिन्यूस एंड स्टेज। ठीक है, स्टेज में क्या है, वी हैव डिफरेंट मेच्योरिटी लेवल, मेच्योरिटी लेवल 1, मेच्योरिटी लेवल 2, मेच्योरिटी लेवल 3, मेच्योरिटी लेवल 4 एंड मेच्योरिटी लेवल 5। हर लेवल के कुछ अपने प्रोसेस एरियाज हैं।
आप अगर आप ये कह रहे हैं कि आप मैच्योरिटी लेवल 1 पे हैं, सो इट इज़ मैंडेटरी फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन कि आप उस मैच्योरिटी लेवल के जितने प्रोसेस एरियाज हैं, उन सारे प्रोसेस एरियाज, वो सारे प्रोसेस एरियाज आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर फॉलो होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, आप डायरेक्ट किसी लेवल पे नहीं जा सकते विदाउट गोइंग टू मैच्योरिटी लेवल 1 एंड 2, आप मैच्योरिटी लेवल 3 पे नहीं जा सकते। सो इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। मैच्योरिटी लेवल 1 आप पहले अचीव करेंगे। कैसे अचीव करेंगे? बाय फॉलोइंग इट्स ऑल प्रोसेस एरियाज। इसके प्रोसेस एरियाज की जितनी की प्रैक्टिसेस हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिकली फॉलो होनी चाहिए। मैच्योरिटी लेवल 1 अचीव हो गया। नाउ यू आर ऑप्टिंग फॉर मैच्योरिटी लेवल 2। मैच्योरिटी लेवल 2 के भी अगेन कुछ प्रोसेस एरियाज हैं। मैच्योरिटी लेवल 2 अगर आपने अचीव कर लिया, इट मींस लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों सर्टिफाइड हैं आप। अब आप लेवल 3 पे जा रहे हैं, तो लेवल 3 पे जाने के लिए ज़रूरी है कि लेवल 1 एंड लेवल 2 आपने अचीव किया हो, इनके तमाम प्रोसेस एरियाज की तमाम की प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हो। लेवल 3 पे जाना चाह रहे हैं, तो लेवल 1 और लेवल 2 के साथ लेवल 3 के भी अपने सारे की प्रोसेस एरियाज और उनकी की प्रैक्टिसेस आपकी फॉलो होनी चाहिए। सो दैट इज द स्टेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ CMMI मॉडल। कंटिन्यूस रिप्रेजेंटेशन इज दैट कि हमारे पास कुछ कोई लेवल्स नहीं है, हमारे पास क्या है, हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस एरियाज हैं। हम उन प्रोसेस एरियाज को जितना ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे हम अपनी कैपेबिलिटी चेक कर रहे हैं। जितने ज़्यादा प्रोसेस एरियाज जितनी फ्रीक्वेंसी से यूज़ होंगे, उतनी आपकी कैपेबिलिटी इम्प्रूव होती चली जाएगी। जितने प्रोसेस एरिया, जैसे ये वाला प्रोसेस एरिया है, ये हम बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। लेट सपोज रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए कुछ टेम्पलेट CMM दे रहा है, हम उसको एग्जैक्टली बहुत वैसे ही फॉलो कर रहे हैं, तो दैट इज कैपेबिलिटी 5। कोई और प्रोसेस एरिया है, लेट सपोज हम टेस्टिंग का मैकेनिज्म जो CMM दे रहा है, हम उसको 50% यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर हम कितने कैपेबल हैं? 2, मीन जिसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है। तो कंटिन्यूस में इंडिपेंडेंट प्रोसेस एरियाज होते हैं और हम उन इंडिपेंडेंट प्रोसेस एरियाज पे काम करके इम्प्रूव कर रहे होते हैं। स्टेज में हमारे पास डिफरेंट लेवल्स हैं और उन लेवल्स के अंदर डिफरेंट प्रोसेस एरियाज हैं जिनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए हम उस लेवल को अचीव कर सकते हैं। कोई भी लेवल यहाँ पे अचीव डिपेंडेंसी है, किसी लेवल को अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि उसके तमाम प्रोसेस एरियाज की को आप फॉलो करवा रहे हो, जबकि कंटिन्यूस में ऐसा नहीं है। कंटिन्यूस में इंडिपेंडेंट प्रोसेस एरियाज हैं, आप इंडिपेंडेंट प्रोसेस एरियाज पे काम करते हो, उनको इम्प्रूव करते हुए अपनी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, अब जब हम कह रहे हैं कि हर लेवल में ये जो प्रोसेस एरियाज हैं, ये बेसिकली ये प्रोसेस एरियाज हैं क्या? तो इन प्रोसेस एरियाज को 4 कैटेगरीज में ब्रेक किया गया है। वो 4 कैटेगरीज क्या हैं? कुछ प्रोसेस एरियाज प्रोसेस मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, कुछ प्रोसेस एरियाज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है, कुछ इंजीनियरिंग से रिलेटेड है और कुछ सपोर्ट से रिलेटेड है, यानी कि मेंटेनेंस वगैरह। प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या चीज आएगी? प्रोसेस एरियाज कंटेन्स द क्रॉस प्रोजेक्ट एक्टिविटीज रिलेटेड टू डिफाइनिंग, प्लानिंग, रिसोर्सिंग, डिप्लॉयमिंग, implementing, monitoring, controlling, appraising, measuring and improving processes। इससे रिलेटेड सारी जो एक्टिविटीज हैं, ये प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर ये सारे प्रोसेस एरियाज आ रहे हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या चीजें आएंगी? प्रोसेस एरियाज कवर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कि हमने अपने प्रोजेक्ट को कैसे कंट्रोल, कैसे प्लानिंग कैसे करनी है और कंट्रोलिंग कैसे करनी है। इंजीनियरिंग में क्या चीजें आएंगी? डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस एक्टिविटीज आर शेयर्ड अक्रॉस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, मतलब जितने भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन हैं उन सब के लिए वो कॉमन होगी। इसी तरह सपोर्ट में सपोर्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इट्स मेंटेनेंस, तो ये इसकी 4 कैटेगरीज हैं और ये उसके डिफरेंट प्रोसेस एरियाज हैं। जो मैं आपसे कह रही थी कि ये जो प्रोसेस एरियाज हैं, हर लेवल के अंदर कुछ प्रोसेस एरियाज होंगे या जो इंडिपेंडेंट प्रोसेस एरियाज हैं। सो इन प्रोसेस एरियाज को हमने 4 कैटेगरीज में ब्रेक कर दिया। प्रोसेस मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोसेस एरियाज कौन से हैं? ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस फोकस, कि ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से प्रोसेसेस पे काम कर रही है। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस डेफिनेशन, कोई भी प्रोसेस है, लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि मेरे पास वाटरफॉल प्रोसेस है, तो वाटरफॉल प्रोसेस मॉडल की उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या डेफिनेशन है, मतलब वो वाटरफॉल को किस तरीके से फॉलो करवा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग किस तरीके से हो रही है, एम्प्लॉय की ट्रेन किस तरीके से करवाया जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस परफॉर्मेंस,
किसी भी प्रोसेस को अगर एक ऑर्गेनाइजेशन क्लेम कर रही है, लेट्स सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि हमारे पास स्पाइरल मॉडल प्रोसेस मॉडल यूज हो रहा है, तो उसकी परफॉर्मेंस क्या है, स्पाइरल जैसे होना चाहिए वैसे ही हो रहा है, भाई कहने में क्या है, मैं कुछ भी कह दूं कि ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, अब वो हो भी रहा है या नहीं हो रहा, कितना परसेंटेज हो रहा है, एसिडिस हो रहा है, नहीं हो रहा। तो प्रोसेस परफॉर्मेंस इज दैट कि जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस क्या है, और क्या वो आपको वो ऑब्जेक्टिव और एंड रिजल्ट्स भी दे रहा है जो आपके रिक्वायर्ड है। ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन एंड डिप्लॉयमेंट, ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन कैसे आ रही है, डिप्लॉयमेंट कैसे हो रही है, कुछ चेंज आ रहा है तो वो चेंज को आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे एक्सेप्ट कर रही है, अगर कोई नई एप्लीकेशन डिज़ाइन हो रही है और उसके लिए कोई नया प्रोसेस मॉडल ज़्यादा सूटेबल है तो क्या वो इजीली चेंज की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो ये कुछ प्रोसेस एरियाज हैं जो प्रोसेस मैनेजमेंट की कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर प्रोजेक्ट से, किसी भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो है वो सारे टास्क आ रहे होंगे। लेट सपोज प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट को प्लान कैसे करना है, प्रोजेक्ट को मॉनिटर और कंट्रोल कैसे करना है। सप्लायर एग्रीमेंट मैनेजमेंट मींस वो जो हमारे पास एसएएम मेंटेन हो रहा है उसमें क्या कंटेंट्स रखने हैं, उसको साइन करवाना है, उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट याद है जब हम प्रोजेक्ट प्लान पढ़ रहे थे, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो टॉपिक मैंने आपको करवाया था उसमें हमने कुछ 9 प्रोसेस एरियाज देखे थे। तो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट उन सब का सम, जिसमें क्वालिटी मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्कोप मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, ये सारे हमने देखे थे। तो ये सारे हमारे पास क्या है, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसमें ये सारे प्रोजेक्ट का स्कोप, टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, रिस्क, प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी चीजें कवर हो रही हैं। रिस्क मैनेजमेंट एंड क्वांटिटेटिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मीन्स मेट्रिसेस। क्वांटिटी मींस नंबर्स और फैक्ट्स, और नंबर्स आपको कौन बता रहा होता है, मेट्रिसेस, जो हमने डिफरेंट मेजरमेंट टूल्स रखे हैं कि एलओसी जो हमें लाइन ऑफ कोड प्रोजेक्ट की बता रहा है, कोकोमो प्रोजेक्ट के एफर्ट बता रहा है, एफपी प्रोजेक्ट के फंक्शन पॉइंट्स बता रहे हैं। तो क्वांटिटेटिव मींस, जब भी क्वांटिटेटिव की बात है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट द मेट्रिसेस एंड मेजरमेंट टूल्स, कि उस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से मेट्रिसेस यूज हो रहे हैं, कितने ज्यादा यूज हो रहे हैं। इंजीनियरिंग से रिलेटेड हमारे पास क्या प्रोसेस एरियाज है, रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट, रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट, रिक्वायरमेंट को मैनेज कैसे करना है, रिक्वायरमेंट डेवलप कैसे हो रही है, टेक्निकल सॉल्यूशंस क्या है, प्रोडक्ट की इंटीग्रेशन, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। सपोर्ट से रिलेटेड क्या क्या चीजें हमारे पास, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का मैंने आपको पहले भी कॉन्सेप्ट दिया था कि जब हम चेंजेस कर रहे होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट चेंजेस आ रहे हैं, तो हम एक ही डॉक्यूमेंट को अपडेट नहीं कर रहे होते, हम उसके डिफरेंट लॉग्स और वर्जन बना रहे होते हैं। सो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या होती है हमारे पास, कि हमने डिफरेंट वर्जन बनाया, लेट सपोज रिक्वायरमेंट आई, हमने उसको फाइनलाइज किया, कस्टमर से कम्युनिकेट किया और उसको हमने वर्जन 1 बना दिया। अब अगर कस्टमर उस पर कुछ चेंजेस करने को कह रहे हैं तो हम उस एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में करने के बजाय उसकी एक कॉपी बनाएंगे और उस कॉपी में उस चेंजेस को अपडेट करके उसको कर देंगे वर्जन 2। अब उसी के क्लासिफिकेशन में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो हम उसको कर देंगे 2.1, 2.2 एंड 2.3 एंड सो ऑन, जो जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो दैट इज कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। प्रोसेस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी एश्योरेंस, क्यूए किस तरीके से करनी है, मेजरमेंट एंड एनालिसिस, सपोर्ट में कि अब कौन कौन से नए हम मेट्रिसेस को यूज करना चाहिए। यहाँ पे क्वांटिटेटिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज दैट कि प्रोजेक्ट को मेजर कैसे किया जा रहा है, और यहाँ पे मेजरमेंट एंड एनालिसिस का मतलब ये है कि हमने उस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से और मैट्रिसेस या मेजरमेंट टूल्स इंट्रोड्यूस करवाने हैं। कैजुअल एनालिसिस एंड रेजोल्यूशन एंड डिसीजन एनालिसिस एंड रेजोल्यूशन, लेट सपोज कि कोई रिस्क आ रहा है तो हम ऑल्टरनेटिव डिसीजन किस तरीके से ले रहे हैं, कोई अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो प्लान बी क्या है, कंटिजेंसी प्लान क्या है, और डिसीजन एनालिसिस एंड रेजोल्यूशन, किसी पॉइंट पे कोई डिसीजन लेना है तो डिसीजन किस तरीके से लेना है, डिसीजन ट्री बनना है, तो वो सारी चीजें सपोर्ट के अंदर आ रही है। तो बेसिकली ये सारे प्रोसेस एरियाज को हमने 4 कैटेगरीज में ब्रेक कर दिया। नाउ वी हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ सीएमएम। 0 मींस कोई भी प्रोसेस एरिया फॉलो नहीं हो रहा, इनकम्प्लीट है और इसका स्टेज रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यूस है। ठीक है, हम 0 पर हैं मींस हमने कोई भी इनमें से कोई भी प्रोसेस एरिया हम फॉलो नहीं कर रहे। सो प्रैक्टिस इज नॉट परफॉर्म, जो ऊपर गिवन प्रैक्टिस है उनमें से कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा।
इनकम्प्लीट हम इसको कह रहे हैं। फिर जब हम लेवल 1 पर आए, तो लेवल 1 इज प्रोसेस अनप्रेडिक्टेबल, पोरली कंट्रोल्ड एंड रिएक्टिव। इसमें स्टेज एंड कंटिन्यूस दोनों हमारे पास रिप्रेजेंटेशन में हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस अनप्रेडिक्टेबल है, मीन्स हमें प्रोसेस पता है बट वी आर नॉट श्योर। पोरली कंट्रोल्ड एंड रिएक्टिव, रिएक्टिव मीन्स क्या है कि हम वेट कर रहे हैं, जब कोई प्रॉब्लम आएगी तभी उसका सोल्यूशन देंगे, प्रोएक्टिव अप्रोच यूज नहीं हो रही। सो दैट इज द इनिशियल। अगर हम स्टेज में बात करें तो हम इसको इनिशियल कह रहे हैं, और अगर हम कंटिन्यूस की बात करें तो हम इसको परफॉर्म कह रहे हैं। मीन्स हम अभी लेवल 1 पे हैं, हम सिर्फ प्रोसेस को यूज कर, डिफरेंट प्रोसेसेस को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, मीन्स हिट एंड ट्राई कर रहे हैं। फिर हम लेवल 2 पर आए, लेवल 2 इज मैनेज्ड। मैनेज में क्या है, प्रोसेस कैरेक्टराइज फॉर प्रोजेक्ट एंड इज ऑफन रिएक्टिव। अब हमने क्या किया, हमने प्रोसेसेस की आइडेंटिफिकेशन कर ली। यहाँ पे तो हम ये था ना कि सर्च कर रहे थे कि कौन कौन सा प्रोसेस यूज करें, कौन सा प्रोसेस मॉडल होना चाहिए, कौन सी टूल्स होने चाहिए, वो सब हिडन ट्राई कर रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, आपने कुछ लेवल तक कैरेक्टराइजेशन कर ली। लेट सपोज आप कह रहे हैं कि अगर हमारे पास वेब बेस्ड एप्लीकेशन के या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो हम इसके लिए ये प्रोसेस मॉडल यूज करेंगे। अगर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करनी है तो इसके लिए हम ये प्रोसेस एरियाज फॉलो करेंगे। तो आपने प्रोसेसेस डेफिनेशन कर दी यहाँ पे लेवल 2 में। जब आप लेवल 3 पे आए, डिफाइंड प्रोसेस कैरेक्टराइज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोएक्टिव। अब आपकी ये टेक्निक क्या हो गई, प्रोएक्टिव। डिफाइंड लेवल पे जब आप लेवल 2 से 3 पे मूव हुए, तो अब आपने ऑर्गेनाइजेशन की टर्म पे जो है वो प्रोसेसेस को डिफाइन कर दिया कि ऑर्गेनाइजेशन में हम कौन कौन से प्रोसेसेस कैसे फॉलो कर रहे हैं। और प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव मींस आपने पहले से ही सारे ऑल्टरनेटिव चूज करके रखें कि अगर ये रिस्क आता है तो हम इसको इस तरीके से मैनेज करेंगे। सो मींस आप पहले से ही एक्टिव स्टेट में हैं। और ये कब होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम। स्टार्ट से ही लेवल, आप वेरी फर्स्ट आप लेवल 3 4 पे नहीं पहुंच सकते। मेच्योरिटी चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता करते करते स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे। क्वांटिटेटिव मैनेज्ड, अब यहाँ पे आप जो है वो मैट्रिसेस यूज कर रहे हैं, प्रोसेस मेजर्ड एंड कंट्रोल। अगेन हमने देखिए, सब चीजें अगर आप देखें तो आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। हमने यही पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिसेस या जो मेजरमेंट टूल हम यूज कर रहे हैं उसमें एक्यूरेसी कब आती है, जब हम मेच्योर होते हैं। तो मेच्योर कब होंगे, जब हम डिफरेंट प्रोसेस एरियाज को कवर कर चुके होंगे। तो लेवल 4 पे जाके हम इस लेवल पे आ जाएंगे कि हमारे पास कुछ हिस्टोरिकल डाटा हो, हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके हों, और हम प्रोसेसेस को मेजर भी कर सकें। हमेशा मेजर करने के लिए कोई ना कोई डाटा होना जरूरी है, और डाटा तब होगा जब आप मेच्योर होंगे। फर्स्ट प्रोजेक्ट में ही आप मेच्योर नहीं होंगे, और फर्स्ट प्रोजेक्ट में ही आपके पास बहुत ज्यादा डाटा नहीं होगा। सो प्रोसेस मेजर्ड एंड कंट्रोल, यहाँ पे क्वांटिटेटिव मैनेज मींस कि हमारे पास प्रोसेस कौन कौन से हैं, हमारे पास मेजर्ड प्रोसेस है, मींस वी कैन मेजर आवर प्रोसेसेस। And last level is optimizing, which is level 5, focus on process improvement. हम इस level पे आके हम क्या कह रहे हैं, हम सारे processes use कर रहे हैं, but our objective is कि हम उन processes को कैसे improve कर सकें, हम उन processes में कैसे बेहतरी ला सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट मेच्योरिटी लेवल हैं, इसको देख लेते हैं। इनिशियली मैनेज, डिफाइन, क्वांटिटेटिवली मैनेज एंड ऑप्टिमाइजिंग, ये वही 5 हैं। ठीक है, इनिशियल, मैनेज, डिफाइन, क्वांटिटेटिव मैनेज एंड ऑप्टिमाइजिंग। तो इसको वन बाय वन देख लेते हैं, और वो डिटेल क्या बता रहे हैं, अगेन आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। लेवल 3 तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि आप लेवल 1 एंड लेवल 2 अचीव करें, डायरेक्ट नहीं जा सकते आप। consist of a predefined set of process areas measured by the achievement of the specific and generic goals। अच्छा, अब कैसे पता चलेगा कि हम ये प्रोसेस एरिया अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आप ये अचीव कर सकते हैं इस तरीके से कि आप उस प्रोसेस एरियाज या जिस लेवल की आप बात कर रहे हैं उस लेवल के तमाम स्पेसिफिक और जेनरिक गोल्स को अगर आप अचीव कर रहे हैं, इट मींस कि आप वो प्रोसेस एरिया अचीव कर रहे हैं। मेच्योरिटी लेवल 1 इनिशियल, जो वेरी फर्स्ट था, processes are usually ad hoc and chaotic. Organization usually does not provide a stable environment. Let's suppose कोई नई organization है start में, उसको इतनी सारी चीजें नहीं पता, तो वो initial level पे, और initial level पे processes are on ad hoc basis. Ad hoc basis means सबके लिए clarity नहीं है, किसी का कोई अपने एंड से काम कर रहा है, कोई अपने एंड से काम कर रहा है, जिसके जो समझ में आ रहा है वो वैसे काम कर रहे हैं। एंड chaotic means problematic है, और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक स्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करी। ठीक है, नई ऑर्गेनाइजेशन है, अभी लोगों को हायर कर रही है, अभी लोग काम करना सीख रहे हैं, तो इसी बेसिस पे हमारे पास बहुत ज्यादा जो है वो कैरेक्टराइजेशन नहीं हो पा रही। लेवल 2 मैनेज्ड,
ऑर्गेनाइजेशन हैज अचीव्ड ऑल द स्पेसिफिक एंड जनरल गोल्स। आप जैसे ही लेवल 2 पर आए, इट मींस के लेवल 1 के तमाम स्पेसिफिक और जनरल गोल्स आपने अचीव कर लिए। प्रोजेक्ट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ गई, रिक्वायरमेंट्स मैनेज होना शुरू होंगी, प्रोसेस प्लान होंगे, परफॉर्म, मेजर एंड कंट्रोल होंगे। जब आप लेवल 1 से लेवल 2 पे आए तो ये कुछ चेंजेस होंगी। आपकी रिक्वायरमेंट्स मैनेज करना आपको आ चुकी होंगी। आप प्रोसेसेस को प्लान करेंगे कि इसके लिए हमें ये प्रोसेस करना है, इस प्रोसेस में ये चीज़ें होंगी। परफॉर्मेंस, मेजर्ड एंड कंट्रोल, एनालिसिस भी आप कर रहे होंगे, प्रोजेक्ट की प्लानिंग भी कर रहे होंगे और कंट्रोलिंग भी कर रहे होंगे। लेवल 3 डिफाइंड है, प्रोसेस आर वेल कैटेगराइज्ड एंड अंडरस्टूड, ईच एंड एवरी प्रोसेसेस आपको पहले से पता है, अंडरस्टैंडिंग है, स्टैंडर्ड्स पता है, सारे टूल्स एंड मेथड्स अब आपको अवेयरनेस है। द ऑर्गेनाइजेशन सेट ऑफ स्टैंडर्ड प्रोसेसेस इज एस्टैब्लिश एंड इम्प्रूव ओवर टाइम। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोसेसेस उस ऑर्गेनाइजेशन के बन गए। स्टैंडर्ड प्रोसेस मींस कि ये इसका जो है वो, ये ऑर्गेनाइजेशन ये प्रोसेस फॉलो कर रही है और उनको कैसे इम्प्रोवाइज कर रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। एस्टेब्लिशिंग कंसिस्टेंसी अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। अब हम क्या करें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कंसिस्टेंट बना रहे हैं। मतलब हमें पता है ईच एंड एवरीथिंग एडहॉक बेसिस पे काम नहीं हो रहा, हर किसी को सारा क्राइटेरिया पता है। लेवल 4 क्वांटिटेटिवली मैनेज्ड, as criteria in managing processing, the quantitative objects for quality are established. Needs of a customer and user organization process implements. For these process, detailed measures of process performance are collected and statistically analyzed. Again, आपके पास इतना डेटा हो गया है, हिस्टोरिकल डेटा हो गया है कि जिसकी बेसिस पे आप डिफरेंट मेजरमेंट्स कर सकते हैं। आप इतना डेटा हो गया है कि जिसकी बेसिस पे आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और उसकी एक्यूरेसी भी अगेन डिपेंड करती है आपकी मेच्योरिटी पे। जितने ज़्यादा मेच्योर आप होंगे, आप डिटेल मेजर ऑफ प्रोसेस परफॉर्मेंस आर कलेक्टेड एंड स्टैटिस्टिकली एनालाइज्ड। स्टैटिस्टिकली मींस विद प्रूफ, विद वैल्यूज। And level 5 is optimizing. Focuses on continually improving process performance through both processes are the organization set of measurable improvement activities. लेवल 5 क्या कह रहा है कि हम अब सारे प्रोसेस एरियाज हम अचीव कर चुके हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि अब हम इस पे और इम्प्रूवमेंट कैसे लाएं, हम इनोवेशन किस तरीके से लाएं, हम अपने मैट्रिसेस भी डिजाइन कर सकें। अभी तो ये ना कि हम बिल्ट इन मैट्रिसेस यूज कर रहे हैं, हम इतने मेच्योर एनफ हो जाए, हमारे पास इतना डेटा हो कि हम अपने बिल्ट इन जो है अपने डिजाइन मैट्रिसेस मेजरमेंट टूल्स भी यूज कर सकें। ठीक है, अब किसी भी मॉडल का कंपोनेंट क्या होगा, प्रोसेस एरियाज, स्पेसिफिक गोल्स, स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस। प्रोसेस एरिया, लेट सपोज मैं कह रही हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट, सो इट इज अ प्रोसेस एरिया। इस प्रोसेस एरिया के कुछ स्पेसिफिक गोल्स होंगे और कुछ स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस होंगी। इसी तरह कुछ जेनेरिक गोल्स होंगे और कुछ जेनेरिक प्रैक्टिस होंगे। ठीक है, लेट सपोज प्रोसेस एरिया इज अ क्लस्टर ऑफ रिलेटेड प्रैक्टिसेस इन एन एरिया, when performed collectively satisfy a set of goals considered important for improving in that area। ठीक है, जब हम कह रहे हैं कि हम इस प्रोसेस एरिया पे फोकस कर रहे हैं, इट मींस कि हम उसके तमाम स्पेसिफिक गोल्स, प्रैक्टिसेस, जेनरिक प्रैक्टिसेस एंड इस गोल्स को हम अचीव कर रहे हैं। स्पेसिफिक गोल्स क्या होंगे हर काम को, लेट सपोज अगर मैं कह रही हूँ रिस्क मैनेजमेंट एक प्रोसेस एरिया है, तो रिस्क मैनेजमेंट के कुछ स्पेसिफिक गोल्स और प्रैक्टिसेस होंगी और इसी तरह कुछ जेनेरिक गोल और जेनेरिक प्रैक्टिसेस होंगे। स्पेसिफिक गोल्स जो उसी जो है वो प्रोसेस एरिया के लिए एप्लीकेबल होंगे और जेनेरिक मीन जो पूरे प्रोजेक्ट के लिए एप्लीकेबल हो। अप्लाई टू अ प्रोसेस एरिया एंड एड्रेस द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेसिफिक है क्योंकि। डिस्क्राइब व्हाट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड टू सेटिस्फाई द प्रोसेस एरिया। स्पेसिफिक गोल क्या होगा, इस प्रोसेस एरिया को सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या चीज इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। लेट सपोज रिस्क मैनेजमेंट है, तो रिस्क मैनेजमेंट के स्पेसिफिक गोल्स क्या होंगे कि हमें जो है वो रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करना है। स्पेसिफिक प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब ये उस गोल को अचीव करने के लिए हम कौन से एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। एक्टिविटी दैट इज कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट इन अचीविंग द एसोसिएटेड स्पेसिफिक गोल, जो आपने स्पेसिफिक गोल बताया है उसको अचीव करने के लिए आप कौन से एक्शंस या कौन सी एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हैं। डिस्क्राइब द एक्टिविटीज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन अचीवमेंट ऑफ द स्पेसिफिक गोल्स ऑफ द प्रोसेस एरिया। स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए आप कौन कौन से एक्शंस ले रहे हैं। Generic goals used in appraisals to determine whether a process area is satisfied। ठीक है, उस प्रोसेस एरिया के जनरल टर्म्स को डिफाइन कर रहा होगा और जनरल प्रैक्टिसेस उन गोल को जो जेनरिक गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए डिटरमाइन हो रहा होगा। ये एक एग्जांपल है।
ठीक है, स्पेसिफिक प्रैक्टिस वर्सेस जेनेरिक प्रैक्टिस। स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस जो है वो किसी भी एक सिंगल प्रोसेस एरिया के लिए एप्लीकेबल होगी और वो एक्टिविटीज बता रही होगी जो वो प्रोसेस एरिया इम्प्लीमेंट कर रहा हो, जबकि जेनेरिक प्रैक्टिस कौन सी होंगी, जो तमाम प्रोसेस एरियाज में के लिए कॉमन होंगे। डिस्क्राइब एक्टिविटीज जस्ट इंस्टीट्यूशनलाइज द प्रोसेस एरिया, जो उस पूरे प्रोसेस एरियाज की एक्टिविटी बता रही होगी। लेट सपोज हम एक स्पेसिफिक गोल की बात करते हैं। एक स्पेसिफिक गोल क्या है, मैनेज रिक्वायरमेंट। ये एक स्पेसिफिक गोल है, वन, मैनेज रिक्वायरमेंट। अब इसकी स्पेसिफिक प्रैक्टिस क्या है कि रिक्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए हम कौन कौन से एक्शन टेक प्लेस करेंगे। सो स्पेसिफिक प्रैक्टिस वन, ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट। स्पेसिफिक प्रैक्टिस 1.2, ऑब्टेन कमिटमेंट टू रिक्वायरमेंट। मतलब अब आप ये मैनेज करने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। स्पेसिफिक प्रैक्टिस, मैनेज रिक्वायरमेंट चेंज। स्पेसिफिक प्रैक्टिस 1.4, मेंटेन बाय डायरेक्शनल ट्रेसेबिलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट्स। मतलब आपकी रिक्वायरमेंट ट्रेस होने दोनों तरीके से, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप एज वेल। लेट्स सपोज रिक्वायरमेंट आई, आपने उसको एनालिसिस किया, डिजाइन किया, कोड किया। अब आप कोड से भी उसको ट्रेस कर सकते हैं कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, मींस दोनों एंड से आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो क्या हो रही है, आप ट्रेस कर रहे हैं। ट्रेस करने का क्या मतलब होता है, किसी चीज को ट्रेस क्या कर रहे होते हैं, किस बेसिस पे हम कर रहे होते हैं। मैम आवाज आपकी गायब हो गई है। आवाज आवाज नहीं आ रही मैम। अब आ रही है आवाज? हेलो? यस मैम। यस जी मैम अब आ रही है। जी, ट्रेसेबिलिटी क्या होती है किसी भी चीज की? वेरिफिकेशन। और वेरिफिकेशन हम कैसे कर रहे हैं, बाय डायरेक्शनल ट्रेसेबिलिटी मींस दोनों एंड से। जब आपने रिक्वायरमेंट इनिशियलाइज की, ठीक है, जब आपने रिक्वायरमेंट इनिशियलाइज की वहां से लेकर आप लास्ट स्टेज तक उसको वेरीफाई करें और जो चीज आपने इम्प्लीमेंट कर ली उसको अपनी इनिशियल रिक्वायरमेंट से दोबारा से ट्रेस करें कि हमने वही चीज बनाई है जो रिक्वायर्ड थी। सो दैट इज बाय डायरेक्शनल ट्रेसेबिलिटी के ऊपर से भी नीचे आप उसी रिक्वायरमेंट को लेकर आ रहे हैं और जो चीज आपने इम्प्लीमेंट कर दी उसको अपनी इनिशियल रिक्वायरमेंट से चेक करवा रहे हैं कि इनिशियल रिक्वायरमेंट वही थी जो हमने डिजाइन की है। स्पेसिफिक प्रैक्टिस 1.5 का आइडेंटिफाई इनकंसिस्टेंसीज बिटवीन प्रोजेक्ट वर्क एंड रिक्वायरमेंट। तो स्पेसिफिक गोल क्या है, मैनेज रिक्वायरमेंट। इस गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास ये डिफरेंट प्रैक्टिसेस है जो हम फॉलो कर रहे होंगे। अब जेनरिक प्रैक्टिस क्या है, अच्छा ये तो जो स्पेसिफिक गोल है और स्पेसिफिक प्रैक्टिस वो किसी एक प्रोसेस एरिया के लिए एप्लीकेबल होगी, ये रिक्वायरमेंट के लिए एप्लीकेबल क्योंकि ये रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है। लेकिन जब हम जेनरिक गोल और जेनरिक प्रैक्टिसेस की बात करें तो वो तमाम प्रोसेस एरियाज के लिए कॉमन है। लेट सपोज मेरे पास एक जेनरिक गोल क्या है, इंस्टीट्यूशनलाइज ऑफ मैनेज प्रोसेस। ठीक है, हमने एक मैनेज प्रोसेस हम कैसे चला सकते हैं। सो ये जेनरिक गोल इस प्रोसेस एरिया के लिए भी एप्लीकेबल होगा, तमाम प्रोसेस एरिया के लिए एप्लीकेबल होगा। इसकी जेनरिक प्रैक्टिसेस क्या है, एस्टेब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, प्लान द प्रोसेस। अब ये हर प्रोसेस एरिया के लिए ये कॉमन है, कोई भी प्रोसेस हो, चाहे रिस्क मैनेजमेंट हो, रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो, वेरिफिकेशन हो, वैलिडेशन हो, सबके लिए ये सारे जेनरिक गोल सेम होंगे। Plan the process, provide resources, assign responsibility, train people, manage configurations, identify and involve relevant stakeholders, monitor and control the process, objectively evaluate adherence, review status with higher level मैनेजमेंट। सो ये डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं जो हम हर प्रोसेस एरिया के लिए कर रहे होंगे। तो जेनरिक गोल्स एंड जेनरिक प्रैक्टिसेस आर दोज व्हिच आर एप्लीकेबल टू ऑल प्रोसेस एरियाज एंड स्पेसिफिक गोल्स and specific practices are those which are applicable to एनी स्पेसिफिक प्रोसेस एरिया। जिस प्रोसेस एरिया के लिए आपने बनाई है, जैसे मैनेज रिक्वायरमेंट है तो ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए स्पेसिफिक है। ये आप जो है वो उसमें प्रोसेस इंप्रूवमेंट वाले प्रोसेस के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये मैं रिक्वायरमेंट की है तो ये रिक्वायरमेंट से रिलेटेड उसी के लिए स्पेसिफिक है। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे फौरन ज्वाइन करेंगे।